हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्म के संतुलन का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हम लागत वक्रों और आगम वक्रों का अध्ययन कर चुके हैं। कॉस्ट कर्व्स और रेवेन्यू कर्व्स का हम डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए अब हम इस स्थिति में हैं कि हम फर्म के संतुलन का अध्ययन करें। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें फर्म और उद्योग में अंतर को समझना होगा। बहुत सारी फर्म मिलकर उद्योग बनाती हैं। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे, जिसमें अनेक फर्म समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तो वहाँ पर हम उद्योग की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। लेकिन एकाधिकार में, मोनोपोली में एक अकेली फर्म ही होती है, वही उद्योग होता है। और जहाँ तक अपूर्ण प्रतियोगिता की बात है, जिसमें हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार की चर्चा करेंगे। वहाँ पर चूँकि हर एक फर्म कुछ वस्तु विभेद के साथ उत्पादन करती है, फर्मों की संख्या ओलिगोपोली में तो काफ़ी कम होती है, हालांकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में काफ़ी अधिक फर्में होती हैं, लेकिन वह वस्तु विभेद यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं का, यानी एक वस्तु में थोड़ा सा भिन्नता लिए हुए वस्तु का उत्पादन करती हैं। तो वहाँ पर हम उद्योग की जगह समूह संतुलन की बात करते हैं। तो इसलिए हम आज फर्म के संतुलन की बेसिकली चर्चा करेंगे। तो फर्म उस समय संतुलन में कही जाती है जब वह अपने उत्पादन को घटाने या बढ़ाने की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। यदि वह उत्पादन घटाती है अथवा बढ़ाती है तो उसका संतुलन भंग हो जाता है। फर्म के संतुलन की चर्चा करते समय हमें सबसे पहले फर्म के उद्देश्य को जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि फर्म के उद्देश्य के अनुकूल ही हम उसके संतुलन की शर्तें निर्धारित करते हैं। विद्यार्थियों, किसी फर्म का जो उद्देश्य है, सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि फर्म का जो उद्देश्य है वह लाभ अधिकतमकरण होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो सामान्यतः फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है। तो फर्म उस समय संतुलन में मानी जाती है जब उसका लाभ अधिकतम होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने फर्म के लिए बिक्री अधिकतम करना ये उद्देश्य फर्म का बताया है कि फर्म का ये उद्देश्य हो सकता है कि वह अपनी बिक्री को अधिकतम करना चाहे। बिक्री को अधिकतम करने को हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्म जब वस्तु का विक्रय करती है तो उसे आगम या रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो टीआर, टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना फर्म का उद्देश्य हो सकता है। फर्म का उद्देश्य उत्पादन को अधिकतम करना हो सकता है, या फर्म का उद्देश्य होता है कि किसी वस्तु के बाजार में एक निश्चित भाग, निश्चित शेयर उस फर्म का बना रहे। मार्केट में जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई है, उस सप्लाई में फर्म अपना निश्चित भाग बनाए रख सके, ये फर्म का उद्देश्य हो सकता है। या फर्म का अन्य उद्देश्य हो सकते हैं कि फर्म अपनी विकास दर को तेज करना, उसका उद्देश्य हो सकता है, और भी फर्म के उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन हम सामान्यतः फर्म के संतुलन की जब चर्चा करते हैं तो हम प्रारंभिक अध्ययन में फर्म का उद्देश्य मानकर चलते हैं कि फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। जिस प्रकार हमने उपभोक्ता के व्यवहार का जब अध्ययन किया था और हमने माना था कि उपभोक्ता अपने संतोष को, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, और उसी तरह एक विवेकशील फर्म या उत्पादक के लिए जो लाभ अधिकतम करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसलिए हम ये फर्म के संतुलन की चर्चा करते समय हम ये मान के चलते हैं कि फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहिए।
लाभ को अधिकतम करना चाहती है और लागत को न्यूनतम करना चाह रही है। इसके अलावा फर्म का व्यवहार विवेकशील है। फर्म जिन साधनों का उपयोग कर रही है उन साधनों की कीमतें स्थिर हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं, और फर्म जिस वस्तु का उत्पादन कर रही है उस वस्तु की कीमत भी स्थिर है। इसके अलावा हम यह भी मानकर चलते हैं कि फर्म जिन साधनों का उत्पादन हेतु प्रयोग कर रही है उन साधनों की सभी इकाइयाँ समान रूप से कार्य कुशल हैं, साधनों की कीमत भी स्थिर है, यानी फर्म दी हुई साधन कीमत पर साधनों की मात्रा कितनी भी खरीद सकती है। तो इन मान्यताओं के अधीन रहते हुए फर्म के लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य को मानते हुए हम फर्म के संतुलन की चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हम जब ये मानकर चल रहे हैं कि फर्म लाभ अधिकतम करना चाहती है तो लाभ अधिकतम करने के लिए फर्म का जो संतुलन हम ज्ञात करेंगे उसकी दो विधियां हैं। एक तो हम कुल आगम और कुल व्यय विधि का प्रयोग करके फर्म का अधिकतम लाभ ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, हम सीमांत आय और सीमांत लागत विधि का प्रयोग करके फर्म के अधिकतम लाभ की दशाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ अधिकतम करने के लिए विद्यार्थी दो विधियां हो गई, पीआर और टीसी मेथड, कुल आगम और कुल लागत विधि, और सीमांत आय और सीमांत लागत विधि। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कुल आय तथा कुल व्यय विधि। फर्म का संतुलन ज्ञात करने के लिए फर्म के लाभ अधिकतम को ज्ञात करने के लिए जो पहली विधि है कुल आय तथा कुल व्यय विधि, जिसको हम पीआर एंड टीसी मेथड भी कहते हैं। पीआर फर्म के द्वारा जो उसकी उत्पादन की इकाइयां हैं उसकी कुल उत्पादन को बेचने से प्राप्त आय है, और कुल लागत फर्म के द्वारा जो वस्तु उत्पादन की जा रही है उससे प्राप्त लागत है, जो लागत फर्म कर रही है। हम आगम और लागत वक्रों का डिटेल में पहले अध्ययन कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर ये पीआर और टीसी कर्व बनाए हुए हैं। पीआर कर्व आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ है और फिर अधिकतम होते हुए फिर घटना शुरू हो जाता है, और ये टीसी कर्व है। टीसी कर्व उत्पत्ति के नियमों के अधीन क्रियाशील होता है। जैसे प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम है, बाद में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है, तो प्रारंभ में जो लागत है वो धीरे धीरे बढ़ती है, बाद में तेजी से लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये पीआर और टीसी दोनों वक्र बनाए हुए हैं। तो जो फर्म का जो लाभ है वह होता है, लाभ को मैं पाई से डिनोट कर रही हूँ, पाई इक्वल टू पीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट के इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू पीआर माइनस टीसी। तो हम कुल आय और कुल व्यय विधि से फर्म का संतुलन देखना चाहें कि फर्म का अधिकतम लाभ कहाँ होगा, तो वह देखने के लिए हमें देखना होगा कि जहाँ पर पीआर और टीसी का जो अंतर है वह जहाँ सर्वाधिक होगा वहाँ पर लाभ अधिकतम होगा। इसके लिए विद्यार्थियों हम जो मैक्सिमम गैप को ज्ञात करने के लिए हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं पीआर पर और टीसी पर। तो ये आपको दो टेंजेंट लाइन दिखाई दे रही है। ये दोनों टेंजेंट लाइन पीआर और टीसी की जो टेंजेंट लाइन है दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ पर ही जो लाभ है वह अधिकतम है, यहाँ पर जो अंतर है वह अधिकतम है। तो इस विधि से जब हम फर्म का कुल लाभ ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे जहाँ पीआर माइनस टीसी मैक्सिमम होगा वहाँ पर कुल लाभ अधिकतम होगा।
विद्यार्थियों, हमने जो टीआर और टीसी जो अधिकतम इस OQ उत्पत्ति पर है, और इसको मैंने जो नीचे वाला ये ए पार्ट है डायग्राम का और ये डायग्राम का बी पार्ट है, तो इस बी पार्ट में मैंने ओ एक्स अक्ष पर वही उत्पत्ति मात्रा ली है और ओ वाई अक्ष पर लाभ लिया है। तो हमने इस नीचे वाले डायग्राम में लाभ को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया हुआ है। तो जहाँ पर देखिए कि इस मात्रा तक उत्पादन की इस मात्रा तक टीसी ज़्यादा है, टीआर कम है, तो प्रॉफिट नेगेटिव में है, और उसके बाद प्रॉफिट पॉजिटिव है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि टीआर और टीसी का गैप कम होता जा रहा है। यहाँ पर भी वही स्थिति है, और जहाँ पर टीआर और टीसी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पर प्रॉफिट शून्य है, लाभ शून्य है, और जहाँ इन दोनों का अंतर सर्वाधिक है वहीं पर जो लाभ है वह भी अधिकतम है, क्योंकि हमने ओ वाई अक्ष पर कुल लाभ दर्शाया हुआ है। तो यह फर्म के संतुलन को ज्ञात करने की प्रथम विधि है, टीआर माइनस टीसी मेथड। लेकिन इस वाली विधि में विद्यार्थियों हमें जब कुल लाभ कहाँ मैक्सिमम होगा इसको ज्ञात करने में परेशानी होती है, और हमें टेंजेंट लाइन खींचनी होती है, जहाँ टेंजेंट लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और जो गैप है वह सर्वाधिक है, इसको ज्ञात करना होता है। तो ये करना थोड़ा सा कठिन काम है, इसलिए इस विधि को प्रेफर नहीं किया जाता। और दूसरी बात यह है कि इस विधि में हम वस्तु की प्रति इकाई कीमत भी ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इस विधि के बजाय फर्म के संतुलन को ज्ञात करने के लिए दूसरी विधि यानी सीमांत आय और सीमांत लागत विधि को ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो अब हम दूसरी विधि देखेंगे फर्म के संतुलन को ज्ञात करने के लिए सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि।